हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नेचुरलिज्म, जिसको प्रकृतिवाद भी कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने आर्यवाद के बारे में पढ़ा था। तो हम लोग प्रकृतिवाद का मतलब है कि प्रकृति से शिक्षा। तो बहुत सारे प्रकृतिवादी फिलोसोफर थे, जिसमें कि हमारे यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सबसे आगे आता है। इसको मैं इसमें अपना नाम डाल दूं। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं। प्रकृतिवाद क्या है? प्रकृतिवाद जो है वो शिक्षा का दर्शन है। ऐसा दर्शन है जो कि शिक्षा के क्षेत्र में जो सिद्धांत है और जो उसका व्यवहारिक रूप में प्रकृतिवाद का बहुत ज्यादा प्रभाव है। ये सारी जितने भी बाहरी रेस्ट्रेंट का मतलब है रुकावट या दबाव, जिस तरह जो भी बाहरी दबाव है, उन सबों को वो मना करता है कि बच्चों पर बाहरी दबाव नहीं होना चाहिए। शिक्षा के दौरान बच्चों पर बाहरी दबाव नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह का अननेसेसरी, अनावश्यक जो कि औपचारिकताएं हैं शिक्षा में, उनकी भर्त्सना करता है, उनका तिरस्कार करता है, उनको कंडेम करता है। तो नेचुरलिस्टिक सिस्टम जो है, प्रकृतिवादी जो व्यवस्था है शिक्षा की, वहां पर क्या है कि वहां कोई क्लासरूम नहीं होता। प्रकृति की गोद में बच्चे क्लास करेंगे। ना कोई किताब होती है, ना कोई टाइम टेबल होता है, कोई रूटीन नहीं होता है, ना कोई फॉर्मल लेसन होता है कि चैप्टर 1 ये है, चैप्टर 2 के बाद चैप्टर 3 आएगा। ऐसा कोई फॉर्मल लेसन प्लान नहीं होता है। ना ही कोई करिकुलम होता है, कोई पाठ्यक्रम नहीं होता है, ना कोई परीक्षा होती है। ये बच्चे यहाँ प्रकृति की गोद में जाकर प्राकृतिक रूप से प्रकृति की चीजों से सीखते हैं। ठीक है, यहाँ चॉक और टॉक मेथड में क्या होता है कि क्लासरूम होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, चॉक होता है और टीचर बात करके पढ़ाते हैं। तो ऐसा कोई नहीं होता है। यहाँ चॉक और ब्लैक बोर्ड होता है, ना चॉक होता है। टीचर का कोई विशेष रोल नहीं होता है कि वो एक्सटर्नल डिसिप्लिन भी नहीं, टीचर की तरफ से कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई रुकावट नहीं। बच्चे प्रकृति से प्राकृतिक रूप में सीखते हैं, तो इसे हम प्रकृतिवाद कहते हैं। इसका फॉर्मल एजुकेशन जो होता है, औपचारिक शिक्षा जो क्लासरूम में होता है, इंस्टीट्यूशन के अंदर होता है, उसे हम फॉर्मल एजुकेशन करते हैं। औपचारिक शिक्षा क्या होती है? जो किसी संस्थान में होता है, जहाँ क्लासरूम होता है, जहाँ का नियम कानून होता है, डिसिप्लिन होता है। तो ऐसा नेचुरलिज्म एकदम ऐसा क्लासरूम पर कोई विश्वास नहीं करता। उसका कोई विश्वास नहीं है कि ऐसे व्यवस्था में बच्चे अच्छा कर पाएंगे। तो नेचुरलिस्ट जो होते हैं, जो प्रकृतिवादी फिलोसफर हैं, जो उनका मानना है कि जो फॉर्मल एजुकेशन है, जो औपचारिक शिक्षा है, जो क्लासरूम में होती है, जो स्कूल के कैंपस में होती है, वो क्या है? आर्टिफिशियल है, वो कृत्रिम है। और सही शिक्षा कहाँ मिल सकती है? जब बच्चे नेचर के कांटेक्ट में, प्रकृति के संपर्क में जो डायरेक्ट जाते हैं, तो वो सीखते हैं। तो जो प्रकृतिवादी है शिक्षा में, इसमें कौन सा सिद्धांत फॉलो किया जाता है? इसका सिद्धांत है नेचर को फॉलो करो। मतलब प्रकृति को फॉलो करके शिक्षा प्राप्त करना। मतलब नेचर के चीजों को देखो, उनको फॉलो करो, उनको सीखो। मतलब सीखना ही है तो प्लांट कैसे बड़ा हुआ, तो सीड डालते हैं, फिर जर्मिनेट होता है, किस तरह से बड़ा होता है, इसको देख कर सीखो कि प्लांटेशन कैसे होता है। तो ये सारा एजुकेशन जो है वो क्या है कि नेचुरलिस्ट जो थे, प्रकृतिवादी थे, वो चाहते थे कि प्रकृति के तालमेल से बच्चे सीखे। ये बच्चों को सीखने में, अध्ययन में पूरी स्वतंत्रता देने का हिमायती था। ये जो था नेचुरलिज्म जो था, वो बच्चों को पूरी स्वतंत्रता देता था पढ़ने में, अध्ययन में।
और बच्चे को अकेले छोड़ देने की बात कही जाती थी कि उसको एकदम फ्री छोड़ दिया जाए, मुक्त छोड़ दिया जाए और उसको नेचर से सीखने के लिए कहा जाए, बिना किसी के हस्तक्षेप के। कोई उसको हस्तक्षेप ना करे, वो नेचर में जाए, प्रकृति के बीच जाए, वहां से रंगों का ज्ञान हो, वहां से शेप का ज्ञान हो, पत्तों का ज्ञान हो। तो इस तरह से उसका नॉलेज बढ़े और उसको मतलब नेचर में छोड़ देना है। प्रकृति वाली कहते थे कि बच्चे को प्रकृति के बीच जाके छोड़ दो और वो उसमें खोज करे, उसमें अन्वेषण करे, उसमें सीखे, उसमें नई जानकारी प्राप्त करे। तो इसे प्रकृति वाली मतलब नेचर के बीच में प्राप्त की गई शिक्षा को ही बहुत महत्व देते थे। उनका कहना था कि जो बच्चे का खुद से किसी चीज को देखेगा, कोई चीज बहुत सुंदर हुई तो वो कविता भी बोल सकता है, वो गीत भी गा सकता है। तो स्पॉन्टेनियस सेल्फ एक्सप्रेशन, आत्म अभिव्यक्ति, स्व अभिव्यक्ति करे बच्चा। और वो इसका क्या था कि बैक टू नेचर। उन्होंने गांधी जी और रूसो नामक फिलोसोफर का नेचुरलिज्म का नाम रूसो और गांधी जी से जुड़ा हुआ है। और रविन्द्रनाथ टैगोर की उनकी तो एक संस्था है गांधी निकेतन, जो हम लोग सब जानते हैं, जो प्रकृति की गोद में ही बसा है, वहाँ प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाती है। तो जो बच्चे का पूरी लर्निंग है, पूरा अध्ययन जो है वो खुद से अनुभव करके सीखे। और हम ये जानते हैं कि जो चीज हम खुद से अनुभव करके सीखते हैं वो ज्यादा स्थायी ज्ञान होता है, चिरस्थायी होता है। तो उसका पूरा एजुकेशन क्या है, इस प्रकृति के जो नियम है, मनुष्य के विकास के लिए प्रकृति ने जो नियम बनाए हैं उसके अनुसार उसकी शिक्षा हो। तो ये जो नेचुरलिस्टिक मूवमेंट, जो प्रकृतिवादियों का जो मूवमेंट था, वो किसने शुरू किया? तो ये रूसो ने शुरू किया। रूसो का नाम सबसे पहले आता है। ये प्रकृतिवादी जो मूवमेंट या जो फिलॉसफी है वो रूसो की देन कही जाती है। वो बच्चे को एजुकेशनल एरिना में जो बच्चा है उसको नेचर के करीब लाया और उसे नेचर के बीच में भेजकर ज्ञान प्राप्त करने की हिमायती था रूसो। ठीक है। तो नेटिव पैरिसियन एमिल जोला, ये वाइडली रिगार्डेड एज फादर ऑफ नेचुरलिज्म। तो ये क्या है, नेटिव पैरिसियन, पेरिस का रहने वाला एमिल जोला जो था, उसका समय है 1840 से 1900। तो पेरिसियन का मतलब है पेरिस का रहने वाला। ठीक है, पेरिस में रहता था। उसका नाम क्या था? एमिल जोला। एमिल जोला भी बोलते हैं। वो क्या था? फादर ऑफ नेचुरलिज्म उसको कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद रूसो का नाम आता है। तो जो भी नेचुरलिज्म को जो आगे बढ़ाते थे या जो उसके प्रवर्तक थे, वो कहते थे कि अपनी एंटिटी जो है वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। मतलब सेल्फ सफिशिएंट एंटिटी खुद की है। और नेचर क्या है, उनका मानना कहता है कि नेचर जो है सो अल्टीमेट रियलिटी है, मतलब नेचर की वास्तविकता है। नेचर का जो वर्ल्ड है, जो प्रकृति है, वही रियल वर्ल्ड है। और जितने भी प्रॉब्लम है, फिलोसॉफिकल दार्शनिक प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन कहाँ से मिलता है? तो नेचर से। ठीक है, तो नेचर सब जितने भी प्रॉब्लम है, फिलोसॉफिकल जो भी प्रॉब्लम है, उसका आंसर भी नेचर देता है। तो नेचरलिस्ट क्या क्या बिलीव करते थे? एक तो अपना एंटिटी बिलीव करते थे, ये सेल्फ सफिशिएंट एंटिटी है, कोई भी व्यक्ति अपने आप में पूर्ण है, परिपूर्ण है। नेचर अल्टीमेट रियलिटी है, उससे बड़ा कोई रियलिटी वास्तविकता नहीं है। नेचर का जो वर्ल्ड है, नेचर जो है वही रियल वर्ल्ड है। और दूसरा क्या है कि नेचर जो है वो सभी फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम का आंसर उसके पास है। इस फिलोसफी का मूल मंत्र क्या था? तो बैक टू नेचर, मतलब प्रकृति की ओर लौटो। ये वर्ड था, ये वहां का मूल मंत्र था, मूल फ्रेज था। ये नेचुरलिस्ट जो थे वो क्या बिलीव करते थे? प्रकृतिवादी बिलीव करते थे कि नेचर और रियलिटी दोनों एक ही चीज है, आइडेंटिकल है। मतलब कि जो नेचर है वही रियलिटी है। तो रियलिटी
है वो नेचर है। रियलिटी नेचर के बिना नहीं है और नेचर रियलिटी के बिना नहीं है। रियलिटी मतलब वास्तविकता, नेचर मतलब प्रकृति। तो ये किस चीज पर बिलीव नहीं कर रहा था, ये आध्यात्मवाद पर और सुपर नेचुरलिज्म पर नहीं। सुपर नेचुरलिज्म होती थी ना, प्रकृति से ऊपर होती थी, बड़े चीजों पर विश्वास नहीं कर रहा था। इनका मानना था कि जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो भौतिकवादी संसार है, वो सही संसार है, वास्तविक संसार है, इस पर उनका विश्वास था। उसके बाद उनका नेचुरलिज्म को कुछ लोगों ने परिभाषित किया है, जिसको हम एक करके देखते हैं। थॉमस एडिसन ने बताया कि नेचुरलिज्म एक अपोज टू आइडियलिज्म। आइडियलिज्म क्या था कि गुरु पढ़ाते थे, शिक्षक से पढ़ते थे, शिक्षण संस्थान में जहाँ उनको नियमों को पालन करना होता था। अब थॉमस एडिसन का कहना है कि ये इसका एकदम उल्टा था। आइडियलिज्म जो था आदर्शवाद का विपरीत था, प्रकृतिवाद। इसलिए क्या करता है कि अपने जो भी माइंड है, जो भी उसको किस तरह माइंड को मैटर की तरफ ले जाता है, भौतिकवादी बनाता है। उसने मटेरियल को असली बताया। अल्टीमेट रियलिटी क्या है? वास्तविकता। असली वास्तविकता है भौतिक वस्तुएं और ना कि आध्यात्मिक। तो इसमें आध्यात्मिक को जोर न देकर बस भौतिकता पर ज्यादा जोर दिया, मटेरियल वर्ल्ड पर। दस का ये था कि नेचुरलिज्म क्या है, जो कि वैसे लोगों के द्वारा अडॉप्ट किया गया है जो कि साइंस, जिनका दिमाग या जिनका फिलॉसफी या किसी चीज को अप्रोच करते हैं साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें क्या था? आइडियलिज्म में आदर्शवाद था। यहाँ पर क्या है? वैज्ञानिक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, जो चीजें दिख रही है, जो वास्तविकता उससे जुड़ी हुई थी। आरबी पेरी ने लिखा कि नेचुरलिज्म जो है वो फिलोसॉफिकल जनरलाइजेशन ऑफ साइंस है। वो साइंस का दार्शनिक सामान्यीकरण है। इसका क्या मतलब है कि ये साइंस की जो भी थ्योरीज हैं वो फिलोसफी का प्रॉब्लम है। तो उन्होंने ये लोग क्या किए कि साइंस से फिलोसफी को जोड़ा और नेचुरलिज्म को साइंस से जोड़ा। नेचुरलिज्म कितने तरह का होता है तो हम देखते हैं। पहला है फिजिकल नेचुरलिज्म, मतलब जो भौतिकता है। फिजिकल मतलब भौतिक, ये एक्सटर्नल नेचर, जो बाहर प्रकृति जो दिख रही है, पेड़ पौधे जंगल पहाड़ ये सब। और ये क्या करता है कि मानव की क्रियाओं को और उनके अनुभव को मटेरियल ऑब्जेक्ट के रूप में प्रकट करता है, भौतिक वस्तुओं के रूप में प्रकट करता है और प्राकृतिक नियम की तरह प्रकट करता है। ये ज्यादा स्ट्रेस किस चीज पर देता है? तो एक्सटर्नल फेनोमेना जो कि ह्यूमन बीइंग से ज्यादा वो प्राकृतिक चीजों पर ज्यादा स्ट्रेस देता है। और इसका कंप्लीट होल्ड, इसका मानना है कि नेचर जो है तो मनुष्य पर पूरा कंट्रोल रखती है, मतलब नेचर के वश में मनुष्य है। मैकेनिकल नेचुरलिज्म, इसमें क्या है? यांत्रिक प्रकृतिवाद ये मानता है कि मनुष्य एक मशीन की तरह है और ये बिहेवियरिस्टिक फिलॉसफी पर विश्वास करता है, साइकोलॉजी पर, मतलब आपका व्यवहार किस स्थिति में कैसे होगा इस पर करता है। जैसे गर्म चीज को छूने तो आपका हाथ तुरंत हटेगा, तो बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजी पर ज्यादा विश्वास करता है। इसके बाद ये मैन और माइंड दोनों को, मैन मनुष्य और उसका जो दिमाग है दोनों को मैटर समझता है, भौतिक वस्तु। साइंस केवल डिपेंडेबल फॉर्म ऑफ, साइंस क्या है? एक मैटर का फॉर्म है। फिर बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म, ये क्या है? तो ये नोशन है इवोल्यूशन का, ह्यूमन का विकास कैसे हुआ। तो ये डार्विन के सिद्धांत पर था कि डार्विन का सिद्धांत क्या था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन द इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में क्या हुआ कि बहुत सारे जीव जंतु आए, उसमें से कुछ प्रादुर्भाव होता गया, कुछ लोग मरते गए, कुछ लोग जीते गए। तो जो फिटेस्ट था वो सर्वाइव किया और जो कमजोर था वो खत्म होता गया। उनका मानना था कि लाइफ जो है तो हमेशा बदलता रहता है और हमेशा विकास की ओर बढ़ता है, विकसित होता रहता है। हमारा सर्वाइवल जो है, हम जीवित कब रहते हैं? हम जब एडजस्ट करते हैं तभी हम जीवित रहते हैं। तो अकॉर्डिंग बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म के हिसाब से 3 सिद्धांत है। पहला है एडाप्टेशन ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब वातावरण से तादात्म्य स्थापित करना, तादात्म्य।
वातावरण के साथ तादात्म्य स्थापित करना, अडाप्टेशन जो है ना, वातावरण के साथ तादात्म्य स्थापित करना, ठीक है। तो ये हुआ। फिर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना। फिर इसके बाद क्या होता है कि संघर्ष करते हैं, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो बिगेस्ट कौन है, वही सर्वाइव करता है। जो सर्वाइव नहीं कर पाता, जो भी सर्वाइवल उसका मुश्किल है, जो स्ट्रगल नहीं कर पाता है, अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपने अस्तित्व के लिए सभी संघर्ष करते हैं, लेकिन जो बलशाली होता है, जो फिटेस्ट होता है, वो बन जाता है, और जो कमजोर होता है वो खत्म हो जाता है। तो ये बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म है, जो कि बताता है कि जो एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर लेता है, तो तादाद में स्थापित कर लेता है, और जो संघर्ष करता है अपने अस्तित्व के लिए, तो उसके बाद उसमें जो फिटेस्ट होता है वो बच जाता है। तो डार्विन का सिद्धांत था कि सर्वाइवल ऑफ, जब भी इवोल्यूशन वाले जीवन का प्रादुर्भाव हुआ, तो उसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट है, कि जो सर्वाइव करता है वही जो स्ट्रगल करता है अपने एग्जिस्टेंस के लिए। अब नेचुरलिज्म जो था, प्रकृतिवाद का क्या क्या उद्देश्य था? शिक्षा में प्रकृतिवाद का क्या क्या उद्देश्य? पहला है सेल्फ एक्सप्रेशन, मतलब आत्म अभिव्यक्ति। आत्म अभिव्यक्ति ये बड़ा सा होगा वीडियो, इसलिए से 2 पार्ट में प्रेजेंट करूंगी मैं। आत्म अभिव्यक्ति, ठीक है। फिर है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, फिर है अस्तित्व के लिए संघर्ष। उसमें क्या है कि एजुकेशन से अस्तित्व, सर्वाइवल बचता है, जीवित रहने, शिक्षा से जीवित रहने का जो संघर्ष है उसको इंश्योर करता है, मतलब कि उसको इंश्योर करना, मतलब कि उसको ये करता है, मतलब उसकी पुष्टि करता है। फिर बच्चों को एडजस्ट करने को, वातावरण में बच्चों को एडजस्ट करने के लिए योग्य बनाता है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जब आप अपने अस्तित्व के लिए स्ट्रगल करते हैं, तो आप सर्वाइव करते हैं, और फिर आपको अपने जिस वातावरण में आप रहते हैं उसमें आपको एडजस्ट करने के योग्य बनाता है। फिर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, मतलब आपके व्यक्तित्व का विकास, मतलब एक आपका पर्सनालिटी, आपका इंडिविजुअलिटी, आपका जो अलग से व्यक्ति, हर व्यक्ति का अपना अपना व्यक्तित्व होता है, तो उसका विकास होता है। तो एजुकेशन नेचुरलिज्म का क्या उद्देश्य था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो कि बच्चे का व्यक्तित्व का विकास करे, बिना किसी सोसाइटी के किसी इंटरफेरेंस, कोई हस्तक्षेप न करे, समाज के हस्तक्षेप के बिना व्यक्तित्व का विकास करे। ये था नेचुरलिज्म शिक्षा का एक। और पहला क्या था? आत्म अभिव्यक्ति। दूसरा क्या था? अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना, और संघर्ष करके सर्वाइव करना, और अपने वातावरण में अपने को एडजस्ट करना। फिर था कि अपने इंडिविजुअलिटी का, अपने व्यक्तित्व का विकास करना बिना समाज के इंटरफेरेंस के। फिर शिक्षा किस चीज के लिए दी जानी थी नेचुरलिज्म में? कि एडजस्ट कर सके वातावरण में, फिजिकल और मेंटल एडजस्टमेंट हो सके, मानसिक और शारीरिक सामंजस्य स्थापित हो सके। उसके बाद क्या था कि एजुकेशन को नेचुरलिज्म में क्या माना, यह क्या प्रोसेस है? तो वातावरण के साथ संतुलन, तालमेल बैठाना, सामंजस्य बैठाना, एडजस्ट करना। फिर एजुकेशन जो था बच्चे के नेचर के हिसाब से प्रदान करना। जो बच्चा साइंटिफिक ब्रेन का है उसको साइंटिफिक शिक्षा, जो आर्टिस्ट है उसको आर्ट में डेवलप करना, मतलब एजुकेशन बच्चे की नेचर के हिसाब से। फिर एजुकेशन टू अचीव प्रेजेंट एंड फ्यूचर हैप्पीनेस, मतलब प्रेजेंट में हैप्पीनेस हो ही, फ्यूचर के हैप्पीनेस के लिए भी शिक्षा इस तरह से देनी चाहिए। या नेचुरली शिक्षा ऐसी थी कि बच्चा प्रेजेंट में भी खुश रहे और फ्यूचर के हैप्पीनेस को भी एश्योर करे। उसके बाद था कि एजुकेशन शुड हेल्प टू कल्टिवेट सेल्फ रेस्ट्रेंट और वैल्यू। सेल्फ रेस्ट्रेंट का मतलब क्या है?
आत्मनियंत्रण, शिक्षा आत्मनियंत्रण पैदा करे और बच्चों में मूल्यों का विकास करे। फिर एजुकेशन टू डेवलप द चाइल्ड, बच्चे को एक खुशमिजाज, एक विवेकपूर्ण और एक मैच्योर बच्चा बनाए, मतलब कि खुशमिजाज बच्चा बनाने का, बच्चे को खुशमिजाज बनने देने का अवसर प्रदान करना ही नेचुरलिज्म का उद्देश्य था। अब हम देख रहे हैं कि पाठ्यक्रम क्या था। नेचुरलिज्म में, प्रकृतिवाद में पाठ्यक्रम कोई फिक्स या रिजिड पाठ्यक्रम नहीं था, समझे, कोई फिक्स नहीं था कि हर बच्चे को ही पढ़ना, इतना पढ़ेगा तभी आप पास करेगा, ऐसा नहीं। प्रकृतिवाद में रिजिड और फिक्स करिकुलम नहीं था। उसके बाद बच्चे की जो इनबॉर्न जन्मजात जो प्रतिभा है और जो इंस्टिंक्ट है उस पर विश्वास करता है प्रकृतिवाद, बच्चे की जो जन्मजात प्रतिभा है उसी को बढ़ाने में। फिर बच्चा नेचुरल सेटिंग में अच्छे से सीखता है, इसलिए करिकुलम में ऐसा कुछ नहीं डाला था। नेचुरल प्राकृतिक वातावरण प्रदान करना कि बच्चे की जो इनर एबिलिटी है वो आगे उभर कर आए। उसके बाद उनका एम था कि करिकुलम में उनका जो एजुकेशन टैलेंट था वो दिखता है, तो उनका था कि नेचुरल साइंस हो करिकुलम में। क्या क्या चीज था? नेचुरल साइंस की पढ़ाई हो, तो नेचुरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी करिकुलम में था। और लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के बारे में कहना था कि केवल लैंग्वेज और मैथमेटिक्स की शिक्षा इस तरह की होनी चाहिए जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी को पढ़ने में मदद करे, साइंस के स्टडी में मदद करे, जो उसके लिए आवश्यक हो। और उनका ये भी कहना था कि बच्चों को पोएट्री और लिटरेचर में नहीं डालना है। नेचुरलिस्ट का कहना था कि केवल प्रेजेंट में प्रेजेंट को भी नहीं वो महत्व देते थे, बल्कि वो बीते हुए समय को भी और आने वाले समय पर भी ध्यान देते थे। वो किसके फेवर में थे कि हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी के बाद वो लैंग्वेज और मैथमेटिक्स उस लेवल तक जो कि ये सब्जेक्ट को समझने में आसानी हो। लैंग्वेज और पोएट्री और लिटरेचर पर उनका जोर नहीं था, उस कैरिकुलम में नहीं जोर दिया जाता था। नेचुरलिस्ट कैरिकुलम में हिस्ट्री पर जोर दिया जाता था, क्योंकि ये कल्चरल हेरिटेज को, किसी भी जाति के कल्चरल सांस्कृतिक हेरिटेज को बताता है। हिस्ट्री है क्या बताता है कि प्रेजेंट को तो बताता ही है, साथ साथ हिस्ट्री से हमें पास्ट का भी पता चलता है और इससे हम फ्यूचर के लिए प्लान कर सकते हैं। फिर नेचुरलिज्म का ज्यादा महत्व आध्यात्म पर नहीं था, ये आध्यात्म को महत्व नहीं देता था, न रिलीजन को महत्व, इसलिए करिकुलम में आध्यात्म और रिलीजन नहीं था। कभी कभी ये म्यूजिक और पेंटिंग को भी, पोएट्री, म्यूजिक, पेंटिंग, ये सब चीज को करिकुलम में नहीं इंक्लूड किया गया था। तो इसका भौतिक, मटेरियल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी ये सब था। और क्या नहीं था? तो मैथ्स और लैंग्वेज इतना ही चाहिए था जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी को जानने के लिए सफिशिएंट हो। हिस्ट्री को पढ़ने पर जोर दिया गया था। स्पिरिचुअलिज्म, रिलीजन, म्यूजिक, ये सारी चीजें नहीं थी। उनका ओपिनियन था कि करिकुलम के बारे में उनका कहना था, ओपिनियंस अलग अलग उनका विचार था, क्योंकि जो भी नेचुरलिस्ट थे उनका विचार आपस में थोड़े अलग थे सब्जेक्ट को लेकर, पाठ्यक्रम को लेकर। तो कम्युनिस्ट का कहना था कि सारे सब्जेक्ट पढ़ाए होने चाहिए, ऑल सब्जेक्ट्स, और सभी व्यक्तियों को सभी सब्जेक्ट पढ़ाने चाहिए। लेकिन लॉक का कहना था, लॉक भी एक ये थे फिलोसफर जो बोलते थे कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका कहना था कि सभी सब्जेक्ट सभी बच्चों को सबको नहीं पढ़ाया जा सकता है, इसलिए उनका कहना था कि केवल वही सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए बच्चों को जो नेसेसरी है। और सोशल का मानना था कि केवल वही सब्जेक्ट करिकुलम में होना चाहिए जो कि खुद से बच्चे पढ़ सके। In the first law of life, which minister to self-preservation, जो खुद को बचा सके, क्योंकि जीवन का पहला नियम यही है कि स्वयं की रक्षा करना।
तो टीम में जो हमने टीम के व्यूज जाने, पहला कॉन्वेनियंस का था जिनका कहना था कि सबको सब सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए, लॉ का कहना था कि नहीं, ये संभव नहीं है कि सबको सब सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, केवल वही सब्जेक्ट पढ़ाने चाहिए जो जरूरी है। स्पेंसर का मानना था केवल वही सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए, करिकुलम में वही सब्जेक्ट होना चाहिए जो कि आत्म रक्षा कर सके, क्योंकि जीवन का पहला लाइफ लॉ यही है, खुद को प्रिजर्व करना। उसके बाद ये स्पेंसर ने साइंस को बहुत हाई प्लेस दिया, साइंस को बहुत ज्यादा महत्व दिया। उनका कहना था कि कल्चरल सब्जेक्ट पर उन्होंने कोई महत्व नहीं दिया, कल्चरल सब्जेक्ट का। लेकिन अब यहाँ पर भी मैं एक आगे हौसले साहब जो कि स्पेंसर से आगे नहीं करते थे, उनका कहना था कि साइंस को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस स्पेंसर साहब ने दे दिया है। तो उन्होंने कहा कि लिटरेचर और कल्चरल सब्जेक्ट भी बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ये किसका मानना था? लिटरेचर को पहली बार किसने कहा? तो हक्सले ने कहा कि कल्चरल सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाना है। दूसरों का कहना था नेगेटिव एजुकेशन, दूसरों ने नेगेटिव एजुकेशन पे जोर दिया फॉर चिल्ड्रन, और ये इस फेवर में नहीं थे कि बच्चों को टेक्स्ट बुक पढ़ाया जाए। दूसरों का कहना था टेक्स्ट बुक, बच्चों को किताबें नहीं पढ़ानी है, उनको नेगेटिव एजुकेशन देना है। तो नेगेटिव एजुकेशन क्या है इसको हम समझते हैं। नेगेटिव एजुकेशन का मतलब है कि बच्चों को कुछ बताना नहीं है, कुछ सिखाना नहीं है, उनको नेचर के पास छोड़ दो। जब वो कोई चीज से, जैसे आग से उनके पास जाने से रोकते हैं हम लोग, मत जाओ जल जाएगा, उन दूसरों का करना था नहीं। ये नेगेटिव एजुकेशन है, उसको जाने दो, उसको जाने दो, एक बार जलेगा तो सीख जाएगा कि आपके पास नहीं जाना है। तो इस तरह की चीजें सीखने के लिए बच्चों को छोड़ने के लिए कहा गया। ये नेगेटिव एजुकेशन दूसरों का कहना था। तो ये नेचुरलिस्ट जो थे, प्रकृतिवादी थे, वो बच्चे के प्रेजेंट एक्सपीरियंस, उसकी रुचियों, उसके क्रियाकलापों को देख कर वो निश्चित करते थे बच्चे की रुचि किस तरह के सब्जेक्ट में है। नेचुरलिस्ट का जो देखते हम मेथड ऑफ टीचिंग, तो उनका मेथड ऑफ टीचिंग क्या था कि वो जो क्लास में पढ़ाई होती थी किताब से, और उसके सिस्टम था जो पढ़ाई का तरीका था, उसका उन्होंने विरोध किया। इसलिए उन्होंने स्कूल को कोई महत्व नहीं दिया, फॉर्मल स्कूल को कोई महत्व नहीं दिया, और टेक्स्ट बुक को भी उन्होंने बहुत महत्व नहीं दिया। क्यों? कि उनका कहना था कि ये बच्चों का नेचुरल डेवलपमेंट को रोकता है, क्योंकि टेक्स्ट बुक दे रहे हैं तो बच्चों की पढ़ाई उससे बंद के रह जाती है। अगर उतना हिसाब से पढ़ते तो उनका इमेजिनेशन, उनका सोच, ये सब डेवलप करता है। और ये जो है रोट लर्निंग, रोट लर्निंग मतलब रटने की प्रक्रिया को कंडेम करता है ये प्रकृतिवाद, और लर्निंग बाय डूइंग पर बहुत ज्यादा जोर देता है, करके सीखना। क्योंकि करके जब कोई चीज सीखा जाता है तो वो बहुत लंबे समय तक याद रहता है, और वो सीखा हुआ बहुत ज्यादा ही समय तक मतलब बच्चे भूलते नहीं है जल्दी। और ऑटो एजुकेशन पर उन्होंने जोर दिया। ऑटो एजुकेशन माने खुद से सीखना, प्रकृति में जाकर खुद आत्म विकास, और लर्निंग थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस, खुद एक्सपीरियंस करके सीखना, ये सब चीजों पर वो जोर देते थे। तो मेथड ऑफ टीचिंग में था लर्निंग बाय डूइंग, सेल्फ डेवलपमेंट, ऑटो एजुकेशन, ये सारी तरीके थे। और इसमें क्या था कि नेचुरलिस्ट का कहना था कि फॉलो नेचर, मतलब नेचर को फॉलो करो और बहुत चीज सीख जाओगे, फॉलो नेचर। क्योंकि लर्निंग का सारा लॉ जो है वो नेचर से मिलता है, नेचर सप्लाई करता है। नेचुरलिस्ट लोग का मेथड क्या था कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस कीजिए जाकर नेचर से, लोगों से, सामान और वस्तुओं से। दूसरा का एडवाइस था कि अपने गिव योर स्कॉलर नो वर्बल लेसन, अपने कोई भी मौखिक लेसन नहीं दीजिए, उनको एक्सपीरियंस से सीखने दीजिए। दूसरों का यही मानना था कि किसी को भी आप बोलकर पढ़ाकर क्लास लेकर मत सिखाइए, उसको अपने एक्सपीरियंस से सीखने दीजिए। जो भी नॉलेज आएगा एक्चुअल लाइफ सिचुएशन से वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। तो नेचुरलिस्ट का कहना था कि प्रॉपर मेथड जो है साइंटिफिक नॉलेज देने का वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से होगा, कि नेचर में जाएंगे, देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो सीखेंगे।
तो वो शॉर्ट ऑफ मेथड को तो एकदम से डिनाउंस करके उसकी निंदा करके उसको अप्रोच किया। तो चाइल्ड को उन्होंने फ्री किया कि उसको खुद से सीखने दो, और ह्यूरिस्टिक मेथड उन्होंने बताया कि बच्चे खुद से करके सीखें और सिद्धांत बनाए, अपने से एक्सपीरियंस करें, नई चीजें खोजें और नए सिद्धांत बनाएं। रूसो का जो शब्द है पॉजिटिव एजुकेशन, उनका कहना था कि one tends to form mind prematurely and stuck the child in the duty of belonging. It is negative and child is left. कि पॉजिटिव एजुकेशन क्या है, आपको बता के सिखाया जा रहा है, आप रट के सीख रहे हो, बताने के सीख रहे हो। नेगेटिव एजुकेशन क्या है कि अपने बच्चों को छोड़ो फ्री, वो खुद से सीखे, अपने बॉडी से, अपने सेंस ऑर्गन से देख कर, उनकर, छू कर, स्मेल करके सीखेगा। ठीक है, तो दूसरा बताना है कि नेगेटिव एजुकेशन क्या है, जो कि परफेक्ट द ऑर्गन्स दैट आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज। नेगेटिव एजुकेशन से आपके जो सेंस ऑर्गन्स है वो परफेक्ट होते हैं, क्योंकि जो भी नॉलेज के इंस्ट्रूमेंट है। नेगेटिव एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि चुपचाप बैठे रहें, इससे क्या है, मतलब डज नॉट गिव बर्थ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वॉइस, ये सब नहीं है। डज नॉट इन करके ये सब जो कहना था ये गलत है, बल्कि क्या है कि बच्चे को खुद से अनुभव करके क्या सही है क्या गलत है ये सीखता है। इसे हम नेगेटिव एजुकेशन कहते हैं। जैसे गर्म लगने पर उसे बोलना, ठंड लगने पर उसे सुनना, या चुभने पर हाथ हटाना, ये सारी चीजें सीखता है। तो जो मेथड था टीचिंग का वो क्या बोलता है कि इसमें रिजिड टीचिंग मेथड को नेग्लेक्ट करता है या रिजेक्ट करता है कि ऐसा नहीं है क्लासरूम में बच्चे को बांध के रखो टाइम से और उसके बाद उसे क्लासरूम, तो इसको रिजेक्ट करता है। ये रिजेक्ट कर रहा है क्या क्या, रिजिड टीचिंग मेथड यूनिफॉर्म नहीं होना है, बच्चों को किसी तरह से बांधना नहीं रखना है, बच्चों को फ्री छोड़ना है, और ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग भी नहीं करना है, बच्चों को खुद से सीखने के लिए छोड़ना है। क्लासरूम टीचिंग नहीं करना है। अब गिव योर पीपल्स नो वर्बल लेसन, बोल कर कुछ मत पढ़ाओ, कुछ लेक्चर मत दो, कुछ बोलो नहीं, उनको अपने एक्सपीरियंस से सीखने दो। ये रूसो का कहना था। क्या रूसो का कहना था कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज। ये बहुत अच्छा कथन है। मैन इज बॉर्न फ्री एंड everywhere he is in change। मतलब क्या है कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो फ्री आता है, लेकिन जन्म लेने के बाद इतने ज्यादा उस तरह से शरीर मत करो, वहां जाओ, वहां जाओ, इस तरह की बातें होती है, तो हर जगह अपने को चेंज में महसूस करता है, झगड़ा हुआ। तो ये दूसरों को पसंद नहीं था, दूसरों उसके खिलाफ थे। वो लर्निंग बाय डूइंग पर जोर देते थे, लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना। उनका विश्वास, नेचुरलिस्ट का मानना था कि बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि वो खुद से चीजों को डिस्कवर करें, और प्लेवे मेथड को, वो मेथड ऑफ टीचिंग में प्लेवे मेथड को एडवोकेट करते थे, मॉन्टेसरी मेथड की, तो जिसमें कि गाना गाकर, नाच कर, खेल सबसे बच्चों को सिखाया जाता है। तो इस मेथड को भी वो फेवर करते थे। टीचिंग को जॉयस, क्रिएटिव और स्पॉन्टेनियस बनाना था, कि बच्चे क्रिएटिव हों, खुशी खुशी सीखते जाएं, खेल खेल में सीखते जाएं। तो नेचुरलिस्ट का कहना था कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट इन द लेबोरेटरी टीचिंग क्या इम्पोर्टेंट मेथड था। तो मतलब जैसा कि सब करके देखना, लेबोरेटरी में प्रयोग करके देखना, एक्सपेरिमेंट करना, ये सारे मेथड पर वो ज्यादा जोर देते थे। बच्चे का सबसे ज्यादा उन्होंने बच्चे का सबसे ज्यादा रिएक्शन खेल से होता था। तो नेचुरलिस्ट का कहना था कि प्लेवे मेथड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनका कहना है कि बच्चे सबसे ज्यादा खुश होते हैं खेल में, तो उनको सिखाने का या पढ़ाने का तरीका खेल में होना चाहिए, तो जिससे कि बच्चा अपने खुद को पूरी तरह से अभिव्यक्त कर सके। और फ्री प्ले में बच्चा क्या है कि उसका नेचर भी पता चलता है खेलने में, और उसका
प्राकृतिक रूप से विकास होता है। तो प्ले नेचुरलिस्ट लोग का सबसे मोड ऑफ एजुकेशन था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि इससे बच्चों का विकास जुड़ा हुआ था। तो इसलिए ये प्लेवे मेथड को उन्होंने सबसे ज्यादा एडवोकेट किया और इससे बच्चे का नेचर के साथ अपना कदम मिलाकर उनका विकास होता चला जाता है। अगला है नेचुरलिज्म एंड रोल ऑफ टीचर। नहीं, उससे पहले रोल ऑफ टीचर क्या था? तो टीचर का रोल क्या था? केवल ऑब्जर्वर, वो देखना, उसको केवल ऑब्जर्व करना है कि बच्चे किस तरह से पढ़ रहे हैं। उसे वहां बच्चों को कुछ पढ़ाना नहीं है, इंस्ट्रक्ट नहीं करना है, बच्चों को फ्रीडम देना है और उनको देखना है कि ऑब्जर्व करना है। टीचर लर्निंग को फैसिलिटेट करेगा, लर्निंग को कंट्रोल नहीं करेगा, बच्चों को फैसिलिटेट करेगा, सुविधा देगा पढ़ने में। टीचर शुड बी एबल, बच्चे का को समझना है टीचर को और उसके विकास में मदद करना है। टीचर का रोल स्टेज तैयार करेगा और बच्चों को मटेरियल देगा ताकि और इन्वायरमेंट देगा ताकि बच्चों की लर्निंग का विकास हो सके। टीचर को फैसिलिटेट करना है, कंट्रोल नहीं करना है, बच्चों को सीखने में मदद करना है। तो एजुकेटर क्या है? बच्चों का फ्रेंड है, फिलोसोफर है एंड गाइड है। मतलब बच्चों का वो ये बहुत बड़ा रोल है। ये वहीं से आया नेचुरलिज्म से कि टीचर बच्चों का फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड होगा जो उसके विकास में सहायक होगा। तो ये सारे मॉडर्न एजुकेटर जो है अभी के इससे सारे एग्री करते हैं। तो रूसो, फिटे, मॉन्टेसरी, रॉस ये नॉन इंटरवेंशन, टीचर का इंटरवेंशन नहीं चाहते थे। शिक्षक लोग का कोई इंटरवेंशन हस्तक्षेप ना हो बच्चों के एजुकेशन में। वो केवल सपोर्ट करे, बाहर से उनको एनकरेज करे, फैसिलिटेट करे, ये सारा रोल है टीचर का। वो उनका मानना था कि बच्चे का नेचर स्वाभाविक रूप से अच्छा होता है, लेकिन जब इंटरवेंशन जब हस्तक्षेप होता है तो वो हानिकारक होता है, बच्चों के विकास को अवरुद्ध करता है। तो रॉस का कहना था कि टीचर को स्टेज सेट करना है, जो हम देखे, और उसके बाद बच्चों को अवसर प्रदान कर देना, माहौल तैयार कर देना है, बच्चों को सीखने के लिए नेचुरल डेवलपमेंट का माहौल देकर उसे पीछे हटाना है और पीछे से उसे देखते रहना है और सपोर्ट करना है, हस्तक्षेप नहीं करना है। ये तो टीचर का रोल। अब वहां का देखिए तो सही विकास के लिए, बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए उसको फ्रीडम तो देना है ताकि वो अपनी एक्टिविटीज को खुद से प्लान कर सके। लेकिन ये फ्रीडम जो है वो केवल व्यक्तिगत फ्रीडम दिया गया है, मतलब वो अपने से कुछ जाकर सीख सके, कर सके। सामाजिक फ्रीडम नहीं दिया गया है, मतलब कि समाज में उसका कंट्रोल है, उसके लिए सरकार है, स्कूल है, सोसाइटी है, गवर्नमेंट है। लेकिन क्या है कि ये सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए। नेचुरलिस्ट का कहना था कि डिसिप्लिन कभी भी बाहरी फोर्स से, मतलब बाहर से कोई शक्ति आके डिसिप्लिन इम्प्लीमेंट ना कराए, बट वो कॉर्पोरेट पनिशमेंट को भी कंडेम करते थे। बच्चों को शारीरिक दंड नहीं देना था। वहां नेचुरलिज्म में ये नहीं करना था, डिसिप्लिन एक्सटर्नल फोर्स से नहीं होना था, बाहरी दबाव से डिसिप्लिन लागू नहीं करना था, क्योंकि और ये शारीरिक दंड से क्या होता था, बच्चों की जो इंस्टिंक्ट थी, जो उनका जो इम्पल्सेस था कुछ अच्छा करने का, जो उनकी प्रवृत्ति थी, अभिवृत्ति थी, वो सब चेक हो जाता है, उससे पीछे रह जाता था। तो नेचुरलिस्ट का कहना था कि वो बच्चे में क्या है कि एजुकेशन, बच्चे की शिक्षा में हाँ, और बाकी जो फोर्स हैं, जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, उनका हैंड ऑफ रहना चाहिए, मतलब थोड़ा पीछे रहना चाहिए। डिसिप्लिन केवल
डिसिप्लिन की तरह अप्लाई करना था नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस में। मतलब प्राकृतिक रूप से उसको इम्पोज नहीं करना था, उसको जबरदस्ती नहीं करना चाहिए था, बच्चे को फ्री छोड़ना था ताकि वो फ्री रह सके, जैसा उनको मन हो वैसे एक्ट कर सके, और वो खुद एक्ट गलत करेंगे तो उनको खुद ही उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। अगर कोई चीज डेंजर समझ जाए तो वो करेगी तो उनको कुछ खतरा होगा तो क्यों करेगी, ये कॉन्सिक्वेंसेस उनको अपने एक्शन का खुद ही मिल जाएगा। तो अगर लेवल है तो वो बार बार करेंगे, अगर कोई एक्शन वो करते हैं उसका रिजल्ट अच्छा होता है तो बार बार करेंगे, और अगर अच्छा नहीं है, अनप्लेजेंट है तो वो छोड़ देंगे। तो इसलिए ये प्लेजर और पेन जो है, ये अच्छा करेंगे तो प्लेजर हुआ, कुछ गलत करेंगे तो उन्हें चोट पहुंचेगी, वो बच्चों को डिसिप्लिन सिखा देगा। अच्छा करेंगे तो वही अच्छे एक्शन को बार बार करेंगे, और गलत करेंगे तो उस एक्शन से वो रुकेंगे। तो रूशो का कहना था कि बच्चों को कभी भी पनिश नहीं करना चाहिए, उनके रॉन्ग डीड्स के लिए कभी पनिश नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा सिद्धांत था नेचुरलिस्ट लोगों का, इससे बच्चों का सही ग्रोथ होता है। दूसरा कहना था कि बच्चों को जो भी नीचे से, मतलब गलत करने से नीचे भी, अब जैसे कांटा तोड़ने जाएंगे तो कांटा चुभेगा, तो अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस उनको मिल गया, उसके लिए किसी को मना करने की जरूरत नहीं है, वो अपने ही सीखेंगे, गलत एक्शन का गलत परिणाम उनको मिलेगा, वो खुद से सीखेंगे। लेकिन स्पेंसर का कहना था कि नहीं, बचपन में ये सिद्धांत नहीं अप्लाई करना चाहिए, ये प्रिंसिपल बचपन में नहीं करना चाहिए। उनका कहना था कि 3 साल का बच्चा अगर रेजर से खेल रहा है तो उसको नहीं करना चाहिए कि रेजर खेलने देना चाहिए ताकि हाथ कटे तो वो सीखे, क्योंकि ये इससे बहुत खतरा हो सकता है। 3 साल का बच्चा वो कट के सीखेगा तो हो सकता है कि उसको याद न रहे, छोटा बच्चा को तो बताना होगा। तो स्पेंसर यहाँ पर डिफर करते हैं, बहुत छोटे बच्चे को बताना होगा कि ताकि वो उसको उसके हार्म्स को समझे, ये नहीं कि वो उसको जब हार्म पहुंचे तब वो सीखे, शायद वो ना सीख पाए। तो इस तरह से क्या है कि नेचुरलिस्ट जो है, नेचुरलिज्म का कुछ मेरिट है कुछ डिमेरिट है। तो मेरिट्स को देखें कि क्या है कि ये नया अप्रोच है, मानवतावादी अप्रोच है बच्चों के शिक्षण और अधिकार के प्रति, और बच्चों को यहाँ बराबरी में ट्रीट किया गया, उनको महत्व दिया गया इस प्राकृतिकवाद में, और बच्चों के व्यक्तित्व और इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट किया गया। डिसिप्लिन उनको खुद से आएगा, बल्कि ना, मतलब बच्चों में खुद से डिसिप्लिन आने की बात ये कहता है, ये नहीं कि ऊपर से उनको इम्पोज किया जाए या लगातार उनको करेक्ट किया जाए या इंटरफेयर किया जाए उनके एक्शन में। उसके बाद बच्चे को फ्रीडम के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देने की बात करता है। इससे कुछ डिमेरिट्स हैं जो कि क्या है कि ये प्रकृति को बहुत महत्व देने से ये आध्यात्म और नैतिकता को महत्व नहीं देता है। इसके बच्चों, सभी बच्चों पर इसके जो सिद्धांत हैं, उद्देश्य हैं, एप्लीकेबल हैं, ये मान लिया जाता है कि सभी बच्चों पर ये लागू होगा, लेकिन वहां पर क्या होता है कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत को ये इग्नोर करता है, क्योंकि हर बच्चा एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है, तो कोई जरूरी नहीं कि सब बच्चा एक ही तरह से बिहेव करे। तो ये होता है कि सेम सिद्धांत जो होता है सब बच्चों पर एक साथ लागू करना कभी कभी गलत भी हो जाता है। फिर प्रकृतिवादी शिक्षा जो है वो बहुत मुश्किल है अर्बन एरिया में फॉलो करना, क्योंकि नेचर वहाँ होता नहीं है, वो कंक्रीट का जंगल होता है, तो वहाँ पर बच्चे कहाँ से प्रकृति के गोद में जा पाएंगे और कहाँ से वो सीख पाएंगे, क्योंकि वो एरिया क्राउडी होता है, शोरगुल से भरा होता है, और जो घनी आबादी के इलाके में होता है, तो वहाँ पर प्रकृति से उनका तारतम्य स्थापित नहीं हो पाता है। यह अप्रोच जो है वो बहुत सारे लर्निंग में सुटेबल नहीं है, क्योंकि जहाँ शॉर्ट टाइम में सीखना है तो नेचर से सीखने में तो नेचर के साथ टाइम लगता है, कभी कभी ये प्रैक्टिकल नहीं होता, क्योंकि ये
लेजर भी चलता है, अवकाश के चलते वो टाइम लेके चलता है। और क्योंकि ये बिना बुक की ये शिक्षा है तो इसमें कभी कभी दिक्कत होती है, क्योंकि कहीं कहीं पर बुक्स की भी जरूरत पड़ती है। तो फिलॉसफी जो है नेचुरलिज्म का, इसका अपना मेरिट डिमेरिट है। ये बच्चे को फ्रीडम देता है, लर्नर को फ्रीडम देता है, जो कि इसकी खासियत है, यूनिक पॉइंट है। ये अगर मॉडर्न एजुकेशन को प्रभावित किया है और बहुत सारी चीजें नेचुरलिज्म से अभी के शिक्षा में ली गई है। ये टीचिंग को रियल बनाता है, इंटरेस्टिंग बनाता है और मीनिंगफुल बनाता है। और ये सोसाइटी के लिए भी अच्छा है, क्योंकि ये बहुत सारे सुपरस्टिशन अंधविश्वासों को खत्म करता है। तो इसके अलावा इनकी कुछ गुण बताता है, जैसे कुछ और भी है जो कि कहीं कहीं पर ये प्रैक्टिकल नहीं लगता है इसको अप्लाई करना। तो इसमें क्या है कि जीवन का आइडियल्स को इग्नोर करता है, पर्पस ऑफ लाइफ को इग्नोर करता है, और सब चीज को मटेरियलिज्म भौतिकतावादी के दायरे में लाता है और स्पिरिचुअल वैल्यूज को नजरअंदाज करता है। तो सभी गुण दोषों के साथ ये प्रकृतिवाद है, इसी सिद्धांतों को हम आज की शिक्षा विधि में अपनाए हैं। तो दैट्स ऑल, थैंक यू। Thank you.